अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। इस टॉपिक के अंदर हम मेनली दो तरह की बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। एक आयनिक बॉन्डिंग होगी और दूसरी कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। आयनिक बॉन्डिंग की नेचर और प्रॉपर्टीज़, इसी तरह कोवलेंट बॉन्डिंग की नेचर और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। सबसे पहले हम आयनिक बॉन्डिंग की नेचर को देखते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है क्रिस्टल लेटस स्ट्रक्चर। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हमने देखा था कि जब दो अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए आपस में जुड़ते हैं तो वो एक क्रिस्टल लेटस बनाते हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल लेटस की एग्जांपल दी थी आपको और वो बनाना भी सिखाया था। In ionic compounds, the oppositely charged ions are held together by a strong electrostatic force of attraction in the form of a crystal lattice. क्लियर हो गया कि जब अपोजिटली चार्ज आइंस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए जुड़ते हैं तो वो एक क्रिस्टल लेटस बनाते हैं। इससे अगला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि वो आइंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए कोई आयन इतनी आसानी से अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकता। वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं और ऐसे आयंस जो अपनी जगह पे फिक्स रहें, ऐसे आयंस को कहा जाता है रिजिड आयंस। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो आयंस होते हैं वो रिजिड होते हैं और वो आयंस इतनी मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं कि आप उन फोर्सेस को ब्रेक आसानी से नहीं कर सकते। यही वजह है कि आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सिंस द आइंस आर रिजिड इन आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि आइंस रिजिड होते हैं, वो फिक्स होते हैं अपनी जगह पे, दीज कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज वेरी स्टेबल सॉलिड्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इसलिए इन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। अगली नेचर है नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। अच्छा, जो आयंस होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, बिल्कुल गोल शेप के होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी पॉजिटिवली चार्ज आयन है, वो हर डायरेक्शन से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। क्योंकि हर तरफ से ये अट्रैक्शन होती है, इसलिए आयनिक बॉन्ड्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। आयंस आर स्फेरिकल एंड अपोजिटली चार्ज्ड। किसी भी आयनिक कंपाउंड में जो आयंस होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं और वो अपोजिटली चार्ज्ड होते हैं, अलाउइंग देम टू सराउंड ईच अदर फ्रॉम ऑल साइड्स। कोई भी आयन अपोजिटली चार्ज्ड आयन को किसी भी डायरेक्शन से सराउंड कर सकता है, उसको अट्रैक्ट कर सकता है। ड्यू टू दिस आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाई आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। क्लियर है, आगे चलें। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस ऑफ आयनिक सॉलिड्स। ब्रिटल का मतलब होता है टूट जाना। आयनिक सॉलिड्स के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये आसानी से टूट जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि आयनिक सॉलिड्स हाईली ब्रिटल होते हैं। आयनिक सॉलिड्स ब्रेक इजीली व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब भी आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये आसानी से टूट जाएंगे, शोइंग दैट दे आर हाईली ब्रिटल। जिससे जाहिर होता है कि आयनिक सॉलिड्स हाईली ब्रिटल हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो इनके आयन्स मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। जब आयन्स ही नहीं मूव करेंगे तो वो करंट को कैसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। इसलिए सॉलिड फॉर्म के अंदर आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देते। In solid form, ionic compounds do not conduct electricity because their ions are tightly held and cannot move. अच्छा, ये तो सॉलिड की बात होगी। जब आयनिक कंपाउंड्स पिघली हुई हालत में होते हैं या उनको पानी के अंदर हल किया गया होता है, तब उनके आयन्स एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट चुकी होती है। जब आयन्स मूव कर सकते हैं तो वो करंट को कैरी कर सकते हैं। इसलिए आयनिक कंपाउंड्स मोल्टन स्टेट में, पिघली हुई हालत में या सॉल्यूशन फॉर्म में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। इन मोल्टन स्टेट द आयंस बिकम फ्री एंड स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। पिघली हुई हालत में आयंस फ्री हो जाते हैं और वो करंट को जाने देते हैं। आयनिक कंपाउंड्स इन एन एक्वस सॉल्यूशन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जो पानी के अंदर तैयार किया गया हो।
जैसे कि सोडियम क्लोराइड को आप पानी के अंदर हल कर देते हैं तो वो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नाउ मूव फ्रीली टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स ये बेसिकली मेटल की पतरियाँ होती हैं जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का चैप्टर आपकी बुक में शामिल नहीं किया गया अनफॉर्चुनेटली, तो अब यहाँ पे मैं इसकी डिटेल में नहीं जा सकता। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्जेस वाले आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाते हैं और नेगेटिव आयंस पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन वाटर। आयनिक सॉलिड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक सॉलिड्स पानी के अंदर आसानी से हल हो जाते हैं बिकॉज वाटर ब्रेक्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन आयंस, क्योंकि वाटर के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो आयनिक कंपाउंड्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सके। नेक्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ आयंस। इसमें हम देखते हैं कि जब भी आयनिक कंपाउंड्स को आप वाटर में डालते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है, आयनिक कंपाउंड कैसे डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। Water molecules not only dissolve ionic compounds but also surround and interact with free ions. वाटर के मॉलिक्यूल्स ना सिर्फ आयंस को अपने अंदर हल करते हैं बल्कि जो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं उनको वो सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स का अपोजिटली चार्ज आयंस को सराउंड कर लेना, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयंस। अभी हम देखेंगे कि हाइड्रेशन कैसे होती है। ये सोडियम क्लोराइड है, इसको आपने वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया है तो सोडियम और क्लोराइड के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। आप देख सकते हैं कि सोडियम आयन को वाटर के मॉलिक्यूल्स ने किस तरह सराउंड कर लिया है। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और वाटर के ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम वाटर के मॉलिक्यूल्स क्लोराइड आयंस को भी सराउंड कर लेते हैं। अब देखें क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये वाटर मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस तरह वाटर के मॉलिक्यूल्स ने न सिर्फ बॉन्ड को तोड़ा है बल्कि अपोजिटली चार्ज्ड आयंस को सराउंड भी कर लिया है। इस तरह सराउंड कर लेने के प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ आयंस। इसी चीज़ को दूसरी डायग्राम की शक्ल में भी शो किया गया है। ये सोडियम आयन है और रेड कलर के आपको ऑक्सीजन एटम्स नज़र आ रहे हैं जिनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, उन्होंने सोडियम आयन को सराउंड किया हुआ है। और दूसरी तरफ जो क्लोराइड आयंस हैं ये अट्रैक्ट हो रहे हैं पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन की तरफ। पिंक कलर के सर्कल्स हाइड्रोजन को शो कर रहे हैं। अगला पॉइंट है रिएक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन, कि जब आप दो आयनिक कंपाउंड्स को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देंगे तो उनका रिएक्शन कैसे होगा। आयनिक कंपाउंड्स जनरली रिएक्ट इन एन एक्वस सॉल्यूशन, हमें पता है कि वो आसानी से हल हो जाते हैं, उनका रिएक्शन वाटर के अंदर बहुत आसान है। व्हेन वी मिक्स टू सॉल्यूशंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, जब हम दो कंपाउंड्स को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देंगे, द पॉजिटिव आयंस ऑफ वन कंपाउंड मे रिएक्ट विद द नेगेटिव आयंस ऑफ द अदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। लेकिन दो कंपाउंड्स हमने डिज़ोल्व किए हैं, एक के भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, दूसरे के भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं। एक का पॉजिटिव आयन दूसरे के नेगेटिव आयन के साथ जुड़ जाता है और एक नया कंपाउंड बना देता है। इक्वेशन से आपको आसानी से समझ आएगी। फॉर एग्जांपल एक सोडियम क्लोराइड है और दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट। इनको आपने वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया। वाटर क्या करेगा, इनके दरमियान मौजूद आयनिक बॉन्डिंग को तोड़ देगा। सोडियम आयन अलहदा, क्लोराइड आयन अलहदा, सिल्वर अलहदा, नाइट्रेट आयन अलहदा। अब सोडियम क्लोराइड वाले का क्लोराइड आयन और सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर आयन ये आपस में कंबाइन होके सिल्वर क्लोराइड बना देंगे। ये कंपाउंड सिल्वर क्लोराइड पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है, इसलिए ये नीचे बैठ जाता है प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में। वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन। जब सिल्वर क्लोराइड नीचे बैठ जाएगा तो आप आसानी से इसको फिल्टर करके सॉल्यूशन में से बाहर निकाल सकते हैं। अब बचते हैं सोडियम आयन और नाइट्रेट आयंस। ये आपस में कंबाइन नहीं होंगे, सोडियम आयंस अलहदा रहेंगे, नाइट्रेट आयंस अलहदा रहेंगे। इसकी क्या वजह है
बिलफर्ज ये कंबाइन होकर सोडियम नाइट्रेट बना भी देते हैं, तो सोडियम नाइट्रेट वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल है, ये आसानी से हल हो जाता है वाटर के अंदर, तो फिर ये टूट जाएगा, इसलिए ये कंबाइन होते ही नहीं है। ये थी आयनिक बॉन्डिंग की नेचर और उसकी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम देखते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग की नेचर और उसकी प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन विच एटम्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड बिहेव वेरी डिफरेंटली फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स। ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और ऐसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जिनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग होती है, ये दोनों मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करते हैं, दोनों की अपनी अपनी खसूसियात होती हैं। कोवलेंटली बॉन्डेड डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर दो एटम्स मौजूद हों और उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड हो। अगर पीरियोडिक टेबल में हम इनकी पोजीशन को देखना चाहें कि ये कहाँ पे होते हैं, तो एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट एज कोवलेंटली बॉन्डेड डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट फॉर इनर्ट गैसेस। पीरियोडिक टेबल में अगर आप बिल्कुल राइट साइड पे देखें इनर्ट गैसेस से पहले पहले, तो वो वाले तमाम एलिमेंट्स डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। इनर्ट गैसेस को तो इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि वो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेती, उनके आउटर मोस्ट शेल्स कंप्लीट होते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। इनके स्ट्रक्चर हम कोवलेंट बॉन्डिंग में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। Due to very weak forces of attraction between their molecules, these elements have low densities and boiling points. आयनिक कंपाउंड्स की निस्बत जो इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं ये वीक होती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स या इनकी डेंसिटीज कम होती हैं। ब्रोमीन एज अ वोलाटाइल लिक्विड। ब्रोमीन एग्जिस्ट एज अ वोलाटाइल फ्यूमिंग लिक्विड। जिस तरह आप थोड़ा सा सिपरेट लेके अगर उसको किसी खुले बर्तन में रखें तो वो गायब हो जाएगा कुछ देर बाद, इसको कहते हैं वोलाटाइल, उड़ जाना, गायब हो जाना। और ये फ्यूमिंग लिक्विड होता है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन भी एक वोलाटाइल लिक्विड है। वोलाटाइल होने के साथ साथ ये फ्यूमिंग भी है। अगर आप ब्रोमीन की बोतल को खोल के रख देना तो इसके अंदर से आपको हल्का सा धुआं धुआं निकलता हुआ महसूस होगा। तो ब्रोमीन वोलाटाइल भी है और फ्यूमिंग भी है। नेक्स्ट है कोवलेंट सॉलिड्स। Elements like carbon, phosphorus and sulfur exist as covalent solids. ये covalent solids की चंद एक examples दी गई हैं। These solid elements can exist in both amorphous and crystalline form. ये वाले elements amorphous form में भी exist करते हैं और crystalline form में भी exist करते हैं। crystalline form ऐसी form होती है जिसमें atoms की एक मखसूस arrangement होती है और amorphous solids ऐसे solids होते हैं जिसमें atoms की कोई arrangement खास नहीं होती। कोवलेंट सॉलिड्स में हम सबसे पहले कार्बन की फॉर्म्स को देखेंगे, जिसमें कार्बन की पहली फॉर्म है कोल, जिसको आम ज़बान में कोयला भी कहते हैं। कोल इज़ द एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की एमॉर्फस फॉर्म है, इसमें एटम्स की कोई अरेंजमेंट नहीं होती। वेयर एज डायमंड एंड ग्रेफाइट आर इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। कार्बन की जो दूसरी फॉर्म्स हैं ग्रेफाइट और डायमंड, इसके अंदर कार्बन एटम्स की एक मखसूस अरेंजमेंट होती है, इसलिए वो दोनों जो हैं क्रिस्टलाइन है, जबकि कोल एमॉर्फस है। नेक्स्ट इसका एक यूज़ है, कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स। कोल को बिजली बनाने वाले प्लांट्स के अंदर एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन की फॉर्म डायमंड। डायमंड इज़ द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, ये हम पहले बता चुके हैं। In diamond, each carbon atom is surrounded by 4 other carbon atoms linked by strong covalent bonds. पहले चैप्टर के अंदर हमने एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन के अंदर डायमंड का स्ट्रक्चर इन डिटेल देखा था। अगर आपको इसके स्ट्रक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो आप फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके इसके स्ट्रक्चर को इन डिटेल देख सकते हैं, जिसमें हर कार्बन एटम मज़ीद 4 कार्बन एटम्स के साथ मजबूत कोवलेंट बॉन्ड्स के ज़रिए कनेक्टेड होता है। हर कार्बन एटम को मज़ीद 4 कार्बन एटम्स ने सराउंड किया हुआ होता है। ड्यू टू दिस रिजिड स्ट्रक्चर, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ। क्योंकि हर कार्बन एटम मजबूत कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़ा हुआ होता है, वो फिक्स होता है अपनी जगह पे। इस रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड ज़मीन पे सबसे मजबूत मटेरियल है। नेक्स्ट डायमंड के यूजेस हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग।
क्योंकि ये इतना मजबूत मटेरियल है, इसको डिफरेंट चीज़ों की कटिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए और ड्रिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो लोग शीशे का काम करते हैं उनके पास एक पेंसिल होती है जिसके ज़रिए वो शीशे को कट करते हैं। बेसिकली उस पेंसिल के आगे डायमंड लगा हुआ होता है, उस डायमंड के ज़रिए वो शीशे को कट करते हैं। और पॉलिशिंग की बात करें तो शीशे को पॉलिश करने के लिए भी डायमंड का यूज़ किया जाता है। और अगर मजबूत से मजबूत चट्टानों की ड्रिलिंग करनी हो तो उसमें भी डायमंड को यूज़ किया जाता है। अगली कार्बन की फॉर्म है ग्रेफाइट। ये आपके पास जो पेंसिलों का सिक्का होता है ये ग्रेफाइट ही होता है। ग्रेफाइट कंसिस्ट्स ऑफ अ लेयर्ड स्ट्रक्चर मेड ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट के अंदर कार्बन एटम्स इस तरह आपस में अरेंज होते हैं कि वो एक हेक्सागोनल 6 कोनों वाली रिंग बना रहे होते हैं। इस तरह ये रिंग्स लेयर्स की शक्ल में एक दूसरे के ऊपर जुड़ी हुई होती हैं। इसका स्ट्रक्चर भी अगर आपने इन डिटेल देखना है तो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस वाला टॉपिक मेरा ओपन कर लें, उसमें डिटेल से बताया गया है। Since layers are not strongly bonded, they can slip past each other. इन लेयर्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर आसानी से स्लिप हो सकती हैं। इस स्लिपिंग की वजह से ग्रेफाइट को हम एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। The layers contain mobile electrons, making graphite a good conductor of electricity. इन लेयर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने की वजह से इनके अंदर से करंट आसानी से पास आउट हो सकता है। नेक्स्ट इसका यूज़ है, ग्रेफाइट इज़ आल्सो यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड। इसको हम इलेक्ट्रोड के तौर पे भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स एंड देयर स्टेट्स। बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं जो कि दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हों। जैसे कि वाटर है, इसके अंदर एक हाइड्रोजन है और दूसरी ऑक्सीजन है। मोस्ट बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स एग्जिस्ट एज लो टेम्परेचर बॉइलिंग गैसेस एक्सेप्ट वाटर। वाटर को छोड़ के मोस्टली बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और मैं पता है कि गैसेस वैसे ही कम टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाती हैं। बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये सब के सब कंपाउंड्स दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हैं। नेक्स्ट है वाटर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड एज लिक्विड्स। Water and hydrogen fluoride are exceptions, existing as liquids at room temperature. ये दोनों बाइनरी कोवलेंट कंपाउंड्स रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। रीज़न क्या है? लिक्विड वाटर हैज़ अ हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं, इसलिए वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। अगला पॉइंट है आयोनाइजेशन ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स इन वाटर। कोवलेंट मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर किस तरह आयोनाइज होते हैं? Covalent molecules like hydrogen chloride, sulfuric acid, and nitric acid ionize completely in water, behaving as very strong acids. ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जिनको वाटर में डालने से वो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाएं और हाइड्रोजन आयंस दें, ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड्स का नाम दिया जाता है। जैसे कि HCl है, इसको अगर आप वाटर में डालते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस के अंदर चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के अंदर डालते हैं तो वो भी मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाता है, हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस बनते हैं। ये टॉपिक हमारा यहाँ तक ही था। इस टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। ये टॉपिक ज़रा लेंथी है तो इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो काइंडली इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स टॉपिक के अंदर कवर कर दूं। उसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो सबसे पहले आपको ट्राई करें, अगर नहीं मिलता तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इस टॉपिक के साथ ही ये चैप्टर हमारा एंड हो चुका है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।